पॉप म्यूजिक के किंग माइकल जैक्सन 2009 में ड्रग ओवरडोज के कारण मर गए थे। 2009 में उनके अचानक मरने के वक्त रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि वो ऑलमोस्ट 400 से 500 मिलियन डॉलर्स के डेट में थे और कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपने नेवरलैंड एस्टेट को खोने की बिल्कुल कगार पे थे। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी इनक्रेडिबल सक्सेस के बावजूद अमेरिका में 61 मिलियन से भी ज्यादा एल्बम की सेल्स और अब तक के मोस्ट रिनाउंड म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक होने के बावजूद वो बैंक्रप्सी के इतने क्लोज आखिर कैसे थे? ज्यादा स्पेंडिंग्स। जी हाँ, उनकी बैंक्रप्सी का वन ऑफ द मेन रीजन था उनकी लैविश लाइफस्टाइल और मैसिव एक्सपेंसेस जिन्हें वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये लार्ज अमाउंट्स स्पेंड करने के लिए जैक्सन को मल्टीपल लोन्स लेने पड़े, जिनमें से कई को उन्होंने वापस ही नहीं किया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों का भी यही हाल है। जब भी हमें अपनी सैलरी या फिर बोनस मिलता है तो हम उसे इमीडिएटली स्पेंड कर देते हैं। बोनस सीजन जैसे ही आता है हमारे पास पहले से ही कुछ ग्रैंड प्लान्स होते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज एक एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज करना, या फिर किसी वेकेशन पे जाना, या फिर एक एक्सपेंसिव लेटेस्ट मॉडल की कार बाय करना। खुद को रिवॉर्ड देना गलत नहीं है, लेकिन केयरफुली स्पेंड करना और अपने फ्यूचर को प्लान करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने बोनस को वाइजली इन्वेस्ट करना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा और टाइम के साथ आपके मनी को बढ़ने में आपकी हेल्प भी करेगा। और जैसे कि अब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है, फ्यूचर के लिए प्लान बनाना पहले से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोनस को कैसे इन्वेस्ट करना है और अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के कुछ इफेक्टिव वेज पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करिए। ग्रो पर हम आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो कि आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन भी हिट करिए। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा सो दैट आप किसी भी हमारे वीडियो या फिर एक्साइटिंग अपडेट्स को मिस ना करें। दोस्तों, यही नहीं, अब आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रीजनल लैंग्वेजेस में पा सकते हैं। जी हाँ, ग्रो कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी है। ज्यादा अपडेट्स के लिए प्लीज फॉलो करें। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अपने बोनस को इन्वेस्ट करने का सबसे पहला तरीका हो सकता है आपके इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ाना। बीएसई सेंसेक्स ने लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 86% की रिमार्केबल राइजिंग देखी है, जबकि निफ्टी 50 ने भी सेम वक्त में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है, नो डाउट। दोस्तों, ये नंबर खुद के लिए बोलते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको लॉन्ग रन में वेल्थ बिल्ड करने में काफी मदद मिलती है। इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट का मतलब है स्टॉक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। आप अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अपने बोनस का एक पार्ट स्टॉक्स, ETFs और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स को सिलेक्ट करते टाइम दोस्तों आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी और उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पर रिसर्च कर लेनी चाहिए। हालांकि इससे पहले कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स सिलेक्ट करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें, ये जान ले कि आप इन्वेस्ट आखिर करना क्यों चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपना ड्रीम हाउस बाय करना चाहते हो। स्टॉक सिलेक्ट करते ही आप उस कंपनी के पार्ट ओनर, उस बिजनेस के पार्ट ओनर बन जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप किसी भी लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो क्या आप उसके रेवेन्यू, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क, कंपटीशन एक्सेट्रा को समझे बिना अपना पैसा लगाएंगे? नहीं ना। सिमिलरली आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे जिसे आप समझते ही ना हो। ऑल्सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझिए और स्टॉक मार्केट में लॉसेस से बचने के लिए अपने इमोशंस को कैसे काबू रखना है वो भी समझिए। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर ETF पे आते हैं।
सो ETF स्टॉक की एक बास्केट है जो स्टॉक मार्केट इंडिसेस के कंपोजिशन को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि BSE सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक्चुअली वो इंडेक्स फंड्स होते हैं जो एक्सचेंज पे स्टॉक्स की तरह लिस्टेड और ट्रेड होते हैं और पैसिवली मैनेज किए जाते हैं। तो ETFs में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए, जो कि है नंबर 1, ट्रैकिंग एरर। ये ETF के रिटर्न और जिस मार्केट इंडेक्स को ये ETF ट्रैक कर रहा है ना, उसके बीच का डेविएशन होता है। ट्रैकिंग एरर जितना कम है, मतलब ETF से उतना बेहतर रिटर्न्स मिल रहा है। नंबर 2, लिक्विडिटी। सो ETFs स्टॉक एक्सचेंज लाइक BSE, NSE में बाय और सेल किए जा सकते हैं। अगर एक ETF ज्यादा लिक्विड नहीं है तो आपको सेलिंग के दौरान इनफ बायर्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। ये इक्विटी फंड्स के टाइप्स के बेसिस पर डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज की डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में अपने नेट असेट इन्वेस्ट करता है। एक फंड मैनेजर होता है यहाँ पे, जो कि फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बेसिस पर आपके फंड को मैनेज करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ये फंड्स अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आप यही अप्रोच इक्विटी फंड्स में अपने बोनस अमाउंट को इन्वेस्ट करते टाइम भी ध्यान रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप अपने बोनस का एक पार्ट, लेट्स से 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप इसे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट की बजाय डेट फंड्स जैसे कि लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिक्विड फंड अप टू 91 डेज मैच्योरिटी वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड्स एक लो रिस्क फंड है जो इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी और तो और स्टेडी रिटर्न्स पे ध्यान देता है। अब आप लिक्विड फंड स्कीम से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, लेट्स से 25,000 रुपीज अपने चॉइस के इक्विटी फंड स्कीम में ट्रांसफर करने के लिए STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यूज कर सकते हैं। STP एक ऐसी फैसिलिटी है जिसकी हेल्प से आप प्री डिफाइंड इंटरवल्स पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में प्री डिटरमाइंड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने की इस अप्रोच के 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट यह है कि एक सेविंग अकाउंट में बेकार पड़े हुए पैसे की जगह पे आप लिक्विड फंड से ज्यादा रिटर्न्स, हायर रिटर्न्स कमा सकते हैं। सेकेंडली, STP करने से आपको SIP जैसे ही बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट। सो जब आप ये STP कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट लेवल की परवाह किए बिना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल्स पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी लेट्स से स्टॉक मार्केट डाउन होता है, आप ज्यादा यूनिट्स बाय करते हैं और जब स्टॉक मार्केट अप होता है तो आप कम यूनिट्स बाय करते हैं और इस तरह जिस कॉस्ट पे आप म्यूचुअल फंड्स यूनिट बाय करते हैं वो एवरेज आउट हो जाता है। दोस्तों, इस एवरेज आउट को ही हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इक्विटी फंड्स में मार्केट रिस्क होता है और ये हाई रिस्क टॉलरेंस वालों के लिए ही सूटेबल है। मूविंग अहेड, बोनस इन्वेस्ट करने का नेक्स्ट इफेक्टिव वे है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते टाइम आप फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने टैक्स सेविंग गोल्स के ऊपर। ये आपके रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पिक करने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ हम बात करते हैं ELSS की, जो इन्वेस्टर्स सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफिकेशन पाना चाहते हैं और इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑप्शन देख सकते हैं। ELSS फंड्स अपने एसेट्स का 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और अप टू 1.5 लाख रुपीस पर एनम का सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ही सिर्फ एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है। ELSS मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड के साथ आता है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं कि वो इस पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस स्कीम से एग्जिट लेना चाहते हैं। याद रखिए, बाकी सभी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में से ELSS ही है जिसमें अंडर सेक्शन 80C सबसे कम यानी कि मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफर होता है। नेक्स्ट है NPS। दोस्तों, आप एडिशनल टैक्स डिडक्शन के लिए NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम भी देख सकते हैं।
सो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है जो इंडिविजुअल्स को रिटायरमेंट के लिए सेव करने का अलाउ करती है। एनपीएस की पॉपुलैरिटी का एक मेजर रीजन ये है इसके टैक्स बेनिफिट्स। आपको पता है एनपीएस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंडर एनपीएस अकाउंट टियर 1 में 50,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट का एडिशनल टैक्स डिडक्शन ऑफर करती है। ये 50,000 का डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C वाले 1.5 लाख रुपीस के डिडक्शन से ओवर एंड अबव है, यानी कि एडिशनल 50,000 रुपए है। नाउ एनपीएस सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 4 असेट क्लासेस में एक्सेस ले सकते हैं। ये एसेट क्लासेस हैं इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। दोस्तों मल्टीपल असेट क्लासेस ऑप्शन देने के अलावा एनपीएस आपको ये डिसाइड करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है कि आप हर एक असेट क्लास में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है रेनी डेज के लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सोचिए कि क्या होगा अगर अचानक आपकी जॉब छूट जाए, अचानक आपके ऊपर एक मेडिकल इमरजेंसी टूट पड़े या फिर एक मेजर हाउस रिपेयर की प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाए। ये फाइनेंशियली स्केरी सिचुएशंस होती हैं और कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे अलग रखना एक बहुत ही अच्छा आइडिया होता है। आप अपने इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने या बढ़ाने, इनहैंस करने के लिए अपने बोनस का एक पार्ट यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। ये जानते हुए कि आपके पास इमरजेंसी के वक्त फॉल बैक करने के लिए एक सोर्स ऑफ फंड है, आपको सुकून देता है। सो ऐसा एडवाइज्ड होता है कि एक अनमैरिड पर्सन को इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस रखने चाहिए। और रही बात मैरिड पीपल की, तो उनके पास अराउंड 1 ईयर्स के लिविंग एक्सपेंसेस इस फंड में होने चाहिए। इस लिविंग एक्सपेंसेस में हम लोन ईएमआईज, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट्स भी इंक्लूडेड कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड के लिए आप हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स चूज करें क्योंकि आपको इन पैसों की जरूरत बहुत ही जल्दीबाजी में पड़ सकती है। साथ ही अपने इमरजेंसी फंड के लिए हाई रिटर्न्स प्लीज मत चेस करिए और इन पैसों का यूज किसी और चीज में भी मत करिए। तो चलिए इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट करने के कुछ ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला है आपका सेविंग बैंक अकाउंट या फिर कैश। तो सेविंग बैंक अकाउंट और कैश का जो कॉम्बिनेशन है ये 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस तक आप रख सकते हैं। ऑल्दो हम कैश होल्डिंग को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, इसे काफी हम डिस्करेज करते हैं, पर ऐसे बहुत सारे इमरजेंसीज होती हैं, आपको भी पता है, जहां पे एक अकेला ऑप्शन यही रह जाता है कैश। इसलिए 7 से 10 दिन के लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए रेडी कैश रखिए और बाकी के पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। तो ये पहला था कैश और सेविंग कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है स्वीप इन एफडी। तो आप अपने इमरजेंसी फंड का एक पार्ट स्वीप इन फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट का एक कॉम्बिनेशन होता है। स्वीप इन फैसिलिटी आपको आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स को अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक करने का एक ऑप्शन अलाउ करती है। आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े एक्सेस अमाउंट को स्वीप इन फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एफडी को तोड़े बिना ही अपनी शॉर्ट टर्म मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एफडी से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड फंड्स। सो आप अपने इमरजेंसी फंड का एक पार्ट लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। ये सेविंग बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न्स देता है। दोस्तों आप स्लोली एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के थ्रू लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी आने पे कपल ऑफ डेज में ही लिक्विड फंड्स आप रिडीम कर सकते हैं। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आप अपने बोनस के साथ जो पहला काम करें वो प्लीज ये है कि आप अपने सभी हाई इंटरेस्ट लोन्स को रीपे कर दीजिए। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड डेट ना आपको लोन के ट्रैप में फंसा देता है। इन्वेस्ट करने का कोई भी पॉइंट ही नहीं होगा अगर एक तरफ आपसे ये लोन्स इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज कर रहे होंगे। ऑल्सो अपने लव्ड वंस के लिए अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए और आपके ना रहने पे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे इससे। वहीं आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लीजिए, ये आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल के हाई कॉस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा।
मेडिकल इमरजेंसी के टाइम ये हेल्थ इंश्योरेंस ही है जो आपके इमरजेंसी फंड को लिक्विडेट होने से बचाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप बोनस को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और कंटेंट पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.